अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। आज के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 1 के पार्ट 1 के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को कवर किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से नहीं समझा तो पहले उस लेक्चर को समझ लें, फिर आपको आज वाला टॉपिक मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इसका सेकंड नेम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिमिलरली जैसे डॉट प्रोडक्ट का नाम था स्केलर प्रोडक्ट, वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए और बी, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारा आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। और इसे हमने इसलिए कहा था ये स्केलर प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और आपका आंसर क्या आएगा, फिर एक वेक्टर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इफ़ द प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम कभी डॉट भी लगा लेते हैं, कभी क्रॉस भी लगा लेते हैं मैथ में। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। प्रोडक्ट की दो टाइप्स हैं, डॉट और क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद आगे इसका फार्मूला लिखा हुआ है कि अब हम इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन हैट। ठीक है, ये फार्मूला आपने जुबानी याद रखना है। यहाँ पर जो एन हैट है इसका क्या मतलब है, या एन कैप बेसिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो यूनिट वैक्टर्स होते हैं ना, ये जिनके ऊपर कैप लगी होती है, जो यूनिट वैक्टर्स होते हैं। अगर हमने यूनिट वैक्टर फाइंड करना हो तो हम सिंपल किसी वैक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं, वो यूनिट वैक्टर होता है। और यूनिट वैक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। और हमने पढ़े थे आई जे और के वैक्टर्स, जो बेसिक यूनिट वैक्टर्स हैं एक्स वाई जी एक्सिस के अलोंग। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो एन कैप है, एन हैट है, ये भी यूनिट वेक्टर है, जो कि बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहा है। यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट की आपको डायरेक्शन बता रहा है। और अब हम इसे किस तरह फाइंड करते हैं, इसे हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल की मदद से। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके आप रीड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल अब क्या होता है वो आपने लाजमी ध्यान से इसे समझ लेना है। तो ये आपके पास प्लेन है, जिस प्लेन के ऊपर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर ये एन वेक्टर जो ड्रा किया हुआ है, जिसकी जो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ है, यानी ऐसे है बिल्कुल ये। ठीक है, ये प्लेन आ गया और प्लेन के ऊपर ये वेक्टर ऐसे है। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको बता रहा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके लिए अब हम इसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इसने अपवर्ड होना है या डाउनवर्ड होना है। ठीक है, ये डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारा दायां हाथ है इसका हम इस्तेमाल करेंगे और हम इस एन हैट की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। वो कैसे, कि ये आप देख सकते हैं, आपने ए और बी वेक्टर बनाया। आपने सिंपली क्या करना है कि ए वेक्टर से बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, आपने ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करना है। ठीक है, इस तरह फिंगर को कर्ल करना है। तो जिस तरह ये फिंगर को कर्ल करेंगे, ये जो आपका थंब होगा, इरेक्ट थंब होगा बिल्कुल स्ट्रेट, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये एन की डायरेक्शन को बता रहा है, एन हैट की। ठीक है, या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए हमने इसे अपवर्ड बनाया। अगर हम बी को ए की तरफ करते तो इस तरह फिर अंगूठा हमारा नीचे की तरफ होना था, और इरेक्ट थंब फिर हमें एन वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, तो फिर वहाँ पर एन नीचे की तरफ होना था। वो भी आगे केस आएगा भी। तो ये सिंपल राइट हैंड रूल लिखा है, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आपने अपनी फिंगर्स को सिंपली इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, ए से बी। क्यों ए से बी, क्योंकि आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने ए से बी फिंगर को कर्ल करना है। जब आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने बी से ए की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करना है। तो ये चीज़ याद रखनी है। कीपिंग द थंब इरेक्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब। तो प्रोडक्ट वेक्टर जो होगा, ये प्रोडक्ट वेक्टर है जो कि एन हैट है, एन हैट की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये कहाँ, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आपकी इरेक्ट थंब के अलोंग। ठीक है, तो दोबारा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको। ये ए वेक्टर आ गया और बी वेक्टर आ गया, आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो आप ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे। इस तरह आप ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे, ये ए को बी की तरफ रोटेट किया, तो जो इरेक्ट थंब है वो हमें एन की डायरेक्शन बता रहा है, जो कि अपवर्ड है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया कि जब बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो आप बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे। तो ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो आप बी को ए की तरफ रोटेट करेंगे तो आपके जो थंब है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन होने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है बी क्रॉस ए, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जो कि एन हैट आपको बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप एन हैट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहला वैक्टर होगा आपने उसी को ही रोटेट करना है दूसरे वैक्टर की तरफ, तो फिर डायरेक्शन आएगी, और राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है ए बी साइन थीटा। जनरल फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, बी क्रॉस ए फाइंड किया। यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि अब डायरेक्शन अपोजिट होगी, पहले डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, इसकी अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है, तो इसीलिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और ये बी ए ऐसे ही आ गया, यहाँ पर साइन थीटा भी आ गया, एन कैप भी आ गया। बी ए बी के इक्वल होता है,
वो कैसे? क्योंकि ये बी और ए मैग्नीट्यूड है ना, ये वेक्टर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा ही आपस में इक्वली होते हैं। जैसे 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आता है, 3 2 को मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 6 आता है। तो चाहे आप ए बी कर लें चाहे बी ए कर लें, आंसर हमेशा सेम ही आना है। तो बी ए की जगह हमने ए बी लिख दिया, बस आपने यहाँ माइनस लाजमी लगाना है। और ये जो ए बी साइन थीटा ये आप देख लें, ये तो इसका ए क्रॉस बी का आंसर था। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया ए बी साइन थीटा की जगह। तो ये आप देख सकते हैं बी क्रॉस ए हमारा किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के, जो कि आपको क्या बता रहा है कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी के ऑपोजिट है, जो कि डाउनवर्ड है, जबकि ए क्रॉस बी की क्या थी? अपवर्ड थी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह चल रहा है। अभी करैक्टरिस्टिक्स आपसे उन्होंने सेकंड लॉन्ग में पूछी हुई है एक्सरसाइज के। तो पहली करैक्टरिस्टिक है कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड, या आप इसे नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना 2 3 और 3 2 करें, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी इसका आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो फिर भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वैक्टर्स का केस हो, ये तो सिंपल हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया ना, तो मैग्नीट्यूड थे, स्केलर थे। लेकिन अगर आप दो वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जिनकी डायरेक्शन भी है, तो फिर क्या होगा कि हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। उसकी वजह यहाँ आपने ऊपर देख ली है कि डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है, तो इसीलिए ये नॉन कम्यूटेटिव होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, दोनों का आंसर ऑपोजिट है। इसके बाद आगे सेकंड हेडिंग है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब होता है कि दो ऐसे वेक्टर जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, सिंपल ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल, ये ए वेक्टर आ गया और ये बी वेक्टर आ गया। तो इसीलिए आपने यहाँ पर अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे। साइन 90 हमें पता है 1 होता है, ए बी ऐसे ही आ गया, हैट ऐसे ही आ गया, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो ये दोनों रकमें ऐसे ही आ जाएंगी। तो यही चीज़ अगले पेज पर उन्होंने की हुई है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन हैट। तो ये हमारा आंसर आ गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए। इसके अलावा आगे पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा आपने क्या करना है? 0 पुट कर देना है, ठीक है। ये हमें पता है, हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था कि दो वेक्टर्स अगर ए और बी हों और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रा किए, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो अब आपने साइन थीटा, थीटा की जगह 0 पुट कर देना, बाकी सारा कुछ ऐसे ही। ये हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर टाइप के अंदर। तो ये आपने याद रखना है ज़ुबानी। शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आपको आएगा तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के साथ ये फार्मूला लिखना है। थीटा की जगह 0 पुट किया, साइन 0 में पता है 0 होता है, और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आ जाता है। और यहाँ पर आपने आंसर लिखते वक्त ख्याल करना है, आपने 0 के ऊपर वेक्टर लगाना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर रहे। अगर आप यहाँ सिंपल 0 लिखेंगे ना, तो उसका मतलब होगा ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप 0 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, फिर इसका क्या मतलब होगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर आता है, स्केलर नहीं आता। तो इसलिए ये नहीं आपने लिखना, यहाँ पे वेक्टर लगाना है। और ये जो 0 वेक्टर है इसे हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, ठीक है। इसे 0 वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिमिलरली जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में एंटी पैरेलल के लिए भी फाइंड किया था, यहाँ पर भी फाइंड करेंगे। तो एंटी पैरेलल के लिए हम थीटा क्या पुट कर देते हैं? 180 डिग्री पुट कर देते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो थीटा की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया। साइन 180 आपको पता है 0 होता है, और 0 इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर हम नल वेक्टर ही लिखेंगे, ठीक है। 0 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे। 0 वेक्टर का मतलब नल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है। इसके बाद आगे सेल्फ प्रोडक्ट, सेम डॉट प्रोडक्ट की तरह सेल्फ प्रोडक्ट आपने क्या करना है कि एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, आपने इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, इसका अपने साथ ही। सेल्फ का मतलब होता है अपने साथ ही। तो ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ए साइन थीटा एन हैट आ जाएगा। अगर बी होता तो ए बी साइन थीटा आता होता है, ठीक है। तो दोनों ए थे इसलिए यहाँ पर 2 दफ़ा ए आ गया, और ए को मल्टीप्लाई करें वो तो ए स्क्वायर होता है। लेकिन थीटा की जगह जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे ना, तो साइन 0 0 होता है, ये सारा कुछ दोबारा 0 हो जाएगा, सेम जैसे कि ऊपर हुआ था पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही हैं। और यहाँ पर भी आपने 0 के ऊपर वेक्टर लगा देना है। क्यों? क्योंकि 0 ये हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, जो कि नल वेक्टर है। इसके बाद अगली हेडिंग है लास्ट, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर है जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो इसका आंसर सेम वही होता है। इसका आंसर इक्वल आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होती है? कोई भी ऐसी शेप इस फॉर्म में, या आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी साइड्स हैं, ठीक है। तो इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल भी और स्क्वायर भी, वो पैरेललोग्राम्स ही हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हम फाइंड करते हैं? वो होता है उसका फार्मूला एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये शेप आपने मैथ में पढ़ी होगी, तो वही है, ठीक है। इसकी फिगर जो है आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगी, तो वहाँ से आप मुख्तलिफ शेप्स की पैरेललोग्राम्स और डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास इसका एरिया का फार्मूला लिखा है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस का मतलब क्या होता है? ये वाली साइड, ठीक है, इसकी जो बुनियाद होती है, जो नीचे वाली साइड होती है, और हाइट का मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो ये हाइट है, ठीक है। और ये जो बेस है ये बेसिकली किसके? बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये हाफ ड्रा हुआ है, हाफ नहीं, ये पूरा ही है, ठीक है। इस तरह ये पूरा ये बी वेक्टर आ गया, ये बेस इसके इक्वल है,
और ये जो हाइट है, हाइट किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। तो बेस की जगह जब आप ए पुट करेंगे और हाइट की जगह जब आप बी पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी, जो कि बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसलिए ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा आगे एग्जाम्पल जो वेक्टर प्रोडक्ट लिखी हुई है, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में हमने वर्क डन की एग्जाम्पल पढ़ी थी, सेम यहाँ पर भी उन्होंने एग्जाम्पल लिखी है। यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया टॉर्क की। तो टॉर्क के बारे में आप लोग 9th क्लास की फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। कोई हमारे पास रिजिड बॉडी हो, इसके ऊपर अगर ए पॉइंट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ से फोर्स अगर अप्लाई हो रही है और यहाँ से इसे फिक्स किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, या जिस तरह ये पेन है ना, इसको मैं यहाँ से पकड़ लूँ, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा जहाँ से मैंने इसे पकड़ा हुआ है, और यहाँ से मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ तो क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, रोटेशन पैदा हो रही है, इसको हम कहते हैं टॉर्क है ये, ठीक है। और ये टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, ये बेसिकली ए से ओ तक का फासला होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये ए से लेके ओ तक फिक्स पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ रोटेशन से फिक्स पॉइंट तक का फासला होता है, ठीक है। और एफ का मतलब वो फोर्स जो कि इस रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो कि इसमें रोटेशन पैदा कर रही है। तो ये टॉर्क का फार्मूला भी आपने याद रखना है। और टॉर्क का यूनिट आपको पता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, और आर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसीलिए इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ चार्ज, यानी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ये सेकंड जो एग्जांपल है, ये हमने इसका फार्मूला चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो ये लेक्चर आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं कि फार्मूला कैसे बना। तो ये बेसिकली वो फोर्स होती है जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होती है जब वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चार्ज के ऊपर अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई होगी कि मूव कर सके इस फील्ड में। तो ये क्यू वी क्रॉस बी, वी का मतलब वेलोसिटी है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और क्यू का मतलब चार्ज है, और एफ का मतलब फोर्स। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इस तरह आपने इनकी एग्जांपल को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेना है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोग करैक्टरिस्टिक्स तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज में सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स ही पूछी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला आज का लेक्चर था, लेक्चर 1 का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।